हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? बेटा लास्ट वीडियो के अंदर हमने हेलोएल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी को फिक्स किया था। बेटा उस केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर हमने हेलोएल्केन की एक प्रॉपर्टी फिक्स किया जिसका नाम था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसके अंदर किसी न्यूक्लियोफाइल्स के द्वारा हेलोजन ग्रुप को क्या किया जाता था, रिप्लेस किया जाता था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म को लेकर। तो इस वीडियो के अंदर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म पर डिस्कस करेंगे। बेटा तो आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक को होता है बेटा आपका यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, जिसको हम जनरली SN1 के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। दूसरा होता है बेटा इसके अंदर बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, इसको बेटा हम SN2 के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म दो प्रकार के हो गए, एक हो गया SN1 के नाम से और एक हो गया SN2 के नाम से। इनको पूरा नाम ये हो जाएगा, इनको या तो SN1 बोला जाएगा या फिर इसको क्या बोला जाएगा, SN2 बोला जाएगा। और ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा जो आपके बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिशन एग्जाम में 100% एक या दो क्वेश्चन लेकर जरूर आते हैं। तो इनके ऊपर वन बाय वन डिस्कस करते हैं बेटा कि यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म क्या होता है, बाइमोलिकुलर मैकेनिज्म क्या होता है। इसके साथ साथ आप इसके अंदर एक बात और पढ़ेंगे बेटा कि यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म के अंदर हेलोएल्केन की रिएक्टिविटी क्या होती है और उसके साथ साथ बाइमोलिकुलर मैकेनिज्म में हेलोएल्केन की रिएक्टिविटी का पैटर्न क्या होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बाइमोलिकुलर मैकेनिज्म। दोनों का पैटर्न सेम है, हम बिल्कुल आराम से पढ़ना है। सबसे पहला लेते हैं बेटा बाइमोलिकुलर मैकेनिज्म। जिसको हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, SN2 के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम जनरली SN2 मैकेनिज्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, SN2 मैकेनिज्म। बेटा SN2 मैकेनिज्म को सोल्व करने के लिए, इसकी डिटेल को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक केमिकल रिएक्शन लेनी होगी जो आपके अल्काइल हैलाइड और हाइड्रोक्सिल न्यूक्लियोफाइल के बीच में हो रही है। हमने क्या किया, लेट ए केमिकल रिएक्शन बिटवीन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड and OH negative न्यूक्लियोफाइल। बेटा हमने केमिकल रिएक्शन लिए, इसके बीच में ये क्या इक्वल मिल गया, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड और OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल के बीच में, इनकी हाइड्रोक्सिल आयन के बीच में एक हमने क्या लिया, केमिकल रिएक्शन लिए। तो हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन है उसके बीच में बेटा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, यानी यहाँ पे हो गया आपका, ये आपका CH3 हो गया। यहाँ पे कोई भी आपका हाइड्रोजन ग्रुप है बेटा X प्लस यहाँ पे कौन बेटा आपका OH नेगेटिव। जैसे इनके बीच में रिएक्शन होती है तो क्या होगा बेटा, जो आपका OH और X को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। कैसे, तो रिएक्शन क्या बन जाएगी आपकी HCH और यहाँ पे कौन हो जाएगा आपका OH को बाहर में निकल जाएगा आपका लिविंग X नेगेटिव, यानी कि आपका हाइड्रोजन आयन एक लिविंग ग्रुप की तरह यहाँ पे क्या करता काम कर रहा है। अब इस रिएक्शन के अंदर एक क्वेश्चन अराइज होता है स्टार्टिंग में कि सर हमने जो रिएक्शन कंसीडर की है वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के बीच में ही क्यों की है, हमने स्टैंडर्ड रेसिपी के बीच में रिएक्शन क्यों नहीं की। तो इस क्वेश्चन का आंसर धीरे धीरे इस वीडियो के अंदर जब आप इस टॉपिक के अंदर आगे बढ़ोगे तो उसका आंसर आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि सर इस रिएक्शन के अंदर हमने इसको बाइमोलिकुलर हीट क्यों बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हमने इस मैकेनिज्म को बाइमोलिकुलर मैकेनिज्म क्यों बोलते हैं, ध्यान से सुनिए बेटा। हमने इसको बाइमोलिकुलर इसलिए बोला है क्योंकि इस रिएक्शन का जो रेट है, इस केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो हाइड्रोक्सिल आयन और आपके अल्काइल हैलाइड दोनों पर क्या करता है, दोनों की कंसंट्रेशन पर क्या करता है, डिपेंड करता है। अगर मान लो सपोज करो हम यहाँ से क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन
कैलकुलेट करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। अगर मैं यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसकी कंसंट्रेशन को फिक्स कर देता हूँ। इसकी कंसंट्रेशन को मैंने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, और मैं इसकी कंसंट्रेशन को क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा हूँ। बेटा जैसे हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन को फिक्स करके हैलाइड आयन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता है तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन वो भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर आपकी रिएक्शन का रेट अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन को चेंज करने पर बदल रहा है या चेंज हो रहा है, इसका मतलब साफ है कि इस रिएक्शन का जो रेट है वो अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर क्या कर रहा है बेटा, डिपेंड कर रहा है। सेकेंडली हम क्या करते हैं बेटा, सेकंड टाइम पर हम अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर देते हैं और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। जैसे हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं बेटा तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि आपका जो रेट है वो फिर से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो रेट है वो हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन पर भी क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो केमिकल रिएक्शन का रेट आपके अल्काइल हैलाइड और OH नेगेटिव आयन दोनों की कंसंट्रेशन पर क्या कर रहा है बेटा, डिपेंड कर रहा है। फिर हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन का रेट लिखते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। तो इसका रेट हम लिखते हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं इस रिएक्शन का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन, CH3 की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसे, अभी बताया था कि अगर इसकी कंसंट्रेशन को कांस्टेंट करके इसकी कंसंट्रेशन को चेंज किया जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो रहा है। अगर इसकी कंसंट्रेशन को कांस्टेंट करके इसको चेंज किया जाता है तो भी आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो इन दोनों की कंसंट्रेशन पर क्या करता है, डिपेंड करता है। अब यहां से हमने क्या किया, इस रिएक्शन का ऑर्डर कैलकुलेट किया। जब इस रिएक्शन का ऑर्डर हमने कैलकुलेट किया तो इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है, मतलब 2 आया। इसलिए हम इस रिएक्शन को क्या नाम दिया है, बायोमोलिकुलर केमिकल रिएक्शन नाम दिया है। जो आपने 4th यूनिट केमिकल काइनेटिक्स के अंदर पढ़ा होगा कि आपने यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बोली थी। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन वो होती है जिस रिएक्शन में रिएक्शन का रेट केवल रिएक्टेंट के एक मॉलिक्यूल पर क्या करता है, डिपेंड करता है। उसको हमने क्या नाम दिया था, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन नाम दिया था। एक होती है बायोमोलिकुलर रिएक्शन, जिस रिएक्शन में रिएक्शन का रेट 2 मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है वो क्या कहलाता है, बायोमोलिकुलर रिएक्शन कहलाती है। ट्राइमोलिकुलर की बात करें तो 3 पे जो डिपेंड करेगी वो ट्राइमोलिकुलर कहलाएगी, बहुत ज्यादा पे डिपेंड करेंगे तो पॉलीमोलिकुलर रिएक्शन कहलाएगा। तो यहाँ पर हमने नोट किया कि इस रिएक्शन के अंदर आपके अल्काइल हैलाइड और आपके हाइड्रोक्सिल आयन दोनों के ऊपर रिएक्शन का रेट क्या करता है, डिपेंड करता है। इसलिए रिएक्शन कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, आपकी बायोमोलिकुलर रिएक्शन कहलाएगी। और इस रिएक्शन के अंदर आपका एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। इसलिए इसका नाम क्या रखा है, सब्स्टिट्यूशन। और किसके द्वारा किया गया है सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफाइल के द्वारा किया गया है। इसलिए इस पूरी रिएक्शन का नाम क्या रखा गया है, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और बायोमोलिकुलर में क्या हो रहा है कि यहां पर रिएक्शन का रेट दोनों मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो पहले हमने प्रूव किया था कि जो रिएक्शन हमने कंसीडर किए हैं उस रिएक्शन के अंदर रिएक्शन का रेट दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर क्या करता है, डिपेंड करता है। इसलिए हम इस रिएक्शन का नाम क्या रखा है, बायोमोलिकुलर केमिकल रिएक्शन। यानी कि जैसे हम अगर मान लो हम एसएन1 मैकेनिज्म को सोल्व करेंगे तो एसएन1 मैकेनिज्म में भी हम ये बात प्रूव करेंगे कि इस रिएक्शन का रेट केवल एक ही मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर क्या करता है, डिपेंड करता है। यहां पर हमने बायोमोलिकुलर पढ़ाया तो हमें यहां पर प्रूव करना होगा। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव होता है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव होता है। जैसे हम पूरे सेक्टर को एक्सरसाइज करके एक ही कंसंट्रेशन को फिक्स करके दूसरे को चेंज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट किया जाता है तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि कितनी कंसंट्रेशन बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या असर हुआ। लेकिन यहां पर असर क्या होगा, जितने हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, उतना ही इंक्रीज होगा। क्योंकि आपने एक फैक्टर पढ़ा था केमिकल काइनेटिक्स के अंदर कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करता है बेटा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर क्या करता है, डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी रिएक्शन का रेट भी उतना ही ज्यादा होगा। अब यहाँ पर आपके रिएक्टेंट कौन है, एक तो आपका अल्काइल आयन है, एक आपका हाइड्रोक्सिल आयन है। अगर हाइड्रोक्सिल आयन को
कांस्टेंट करके इसको चेंज करते हैं तो भी रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो रहा है, इसको कांस्टेंट करके इसको चेंज करते हैं तो भी आपका रेट ऑफ रिएक्शन का चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब आपका जो रेट है वो दोनों के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। इसलिए रिएक्शन किसके नाम से जानी है आपकी बायोमोलिकुलर केमिकल रिएक्शन के नाम से। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया कि जो रिएक्शन हमने मान लिया वो बायोमोलिकुलर रिएक्शन है या नहीं। अब क्या करेंगे, अब हम प्रूव करेंगे कि ये जो रिएक्शन है ये सिंगल स्टेप में होती है, डबल स्टेप में होती है या ट्रिपल स्टेप में होती है। यानी कि रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए कितनी स्टेप को क्रॉस करना पड़ता है, कितने स्टेप के अंदर आपकी ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो इसमें बोलता है कि दिस रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन अ सिंगल स्टेप। ये जो आपकी रिएक्शन होता है ये रिएक्शन कितने स्टेप के अंदर होती है, सिंगल स्टेप के अंदर होती है। तो उसको बोलता है दिस रिएक्शन is completed in a single step in which transition state is formed। इसमें बोलते हैं ये जो आपकी रिएक्शन है ये रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में होती है और उस सिंगल स्टेप के अंदर आपकी कौन सी स्टेट बनती है बेटा, आपकी ट्रांजिशन स्टेट बनती है। अब बात करते हैं कैसे, देखिए बेटा कैसे। ये आपके पास अल्काइल एलाइड होंगे HCH, यहाँ पे कौन बेटा आपका हैलोजन है, ये कौन बेटा आपका OH नेगेटिव। जैसे ही OH नेगेटिव फिर बेटा हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो ये हैलोजन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, अपनी साइड में क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इस हैलोजन पर कैसा चार्ज है, स्लाइटली नेगेटिव, और इस कार्बन पर कैसा चार्ज है, स्लाइटली पॉजिटिव। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होते हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है इस पर अटैक करेंगे, इस स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम पर क्या करेंगे, अटैक करेंगे। जैसे आपका OH नेगेटिव इस कार्बन पर अटैक करेगा तो ये कार्बन इस हैलोजन से इस OH नेगेटिव को 180 डिग्री अवे फ्रॉम दिस हैलोजन एटम। ये कार्बन क्या हो सकता है कि ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, लेकिन ये बॉन्ड कब बनेगा, जब ये बॉन्ड हैलोजन एटम से 180 डिग्री क्या बनेगा, दूर बढ़ेगा। इसका कारण क्या है, कारण बताएंगे तभी। तो ये हो गया प्लस, तो जब इस OH ने इस कार्बन पर अटैक किया था तो यहाँ पर एक सलाइड बॉन्ड बना हुआ है, किसके बीच में बना है, OH के बीच में। और सलाइड बॉन्ड ब्रेकअप हो गया किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के साथ हल्का हल्का बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो गया और हल्का बॉन्ड किसके साथ बनना स्टार्ट हो गया, OH नेगेटिव के साथ। बाकी क्या रहेगा, एल्केन रहेंगे। और इनके बीच में अगर आप ये एंगल देखो, ये एंगल कितना होगा, 180 डिग्री का एंगल हो गया। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से बोल सकते हैं कि जो भी आपका न्यूक्लियोफाइल होगा, जब वो न्यूक्लियोफाइल आपके पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम पर क्या करेगा, अटैक करेगा, तो ये इस हैलोजन से मिनिमाइज रिपल्सन के लिए इस हैलोजन से 180 डिग्री एंगल दूर अपने बॉन्ड को क्या करेगा, एस्टलाइज करेगा। अब जैसे जैसे ये बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा वैसे वैसे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक ऐसी स्टेज आएगी कि ये बॉन्ड कंप्लीटली क्या होगा, टूट जाएगा। तो एक नया बॉन्ड किसके साथ बन जाएगा, आपके हाइड्रोक्सिल आयन के साथ। तो ये बन गया H, और यहाँ पर आपके एक नया बॉन्ड बन गया किसके साथ, OH के साथ। तो ये क्या होगा, आपके H और प्लस भाग को निकल जाएगा, यहाँ से आपका X नेगेटिव। तो यहाँ से आप देखिए बेटा कि आपकी जो रिएक्शन है कितने स्टेप में है, एक स्टेप में ये आपका कौन है, ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका कौन है, प्रोडक्ट है। और ये जो स्टेट आपकी बनी है बेटा, ये स्टेट कौन सी स्टेट कहलाती है, इस रिएक्शन की ट्रांजिशन स्टेट कहलाती है बेटा। अब कोई सोच रहा है सर ये ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, तो किसी भी रिएक्शन की वो स्टेट जिस स्टेट की एनर्जी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी से क्या होती है बेटा, डिफरेंट होती है, उस स्टेट को हम रिएक्शन की कौन सी स्टेट बोलते हैं बेटा, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। तो हमने बोला था कि आपकी जो रिएक्शन है एक सिंगल स्टेप में ही कंप्लीट हो गया, आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो गई। लेकिन उस सिंगल स्टेप के अंदर क्या बनेगी, आपकी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी बेटा, जो यहाँ पर बन चुकी है। कैसे बनी है कि जैसे आपका OH नेगेटिव इस हैलोजन कार्बन पर अटैक करेगा, तो ये कार्बन क्या करेगा, इस हैलोजन के साथ
स्टार्ट करेगा। ये हाइड्रोक्सिल आयन इस हैलोजन से दूर रहेगा, कारण क्योंकि हैलोजन खुद एक इलेक्ट्रोनिक स्पीशीज है, हाइड्रोक्सिल आयन खुद एक इलेक्ट्रोनिक स्पीशीज है। वो जब इलेक्ट्रोनिक स्पीशीज एक दूसरे के क्लोज एनर्जी में क्या होगी, रिपल्सन होगी। उस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए इस हाइड्रोक्सिल आयन ने इस हैलोजन से 180 डिग्री एंगल दूर अपने बॉन्ड को क्या किया, एस्टलाइज किया, अपने बॉन्ड को बनाया। जैसे जैसे ये बॉन्ड टूटेगा हैलोजन के बीच में, कार्बन के बीच में, जैसे जैसे बॉन्ड टूटेगा वैसे वैसे उतना ही बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में बनेगा। और ये स्टेट उसकी कौन सी स्टेज कहलाएगी बेटा, ट्रांजिशन स्टेट। और लास्ट में क्या होगा कि हैलोजन के साथ बॉन्ड कंप्लीटली टूट जाएगा और कंप्लीट बॉन्ड हाइड्रोक्सिल आयन के साथ क्या होगा, बन जाएगा। ये तो आपका सेकंड स्टेज या सेकंड स्टेप वो बायोमोलिकुलर रिएक्शन। अब यहां से आपसे कुछ पूछे तो भाई ये बताइएगा कि बायोमोलिकुलर रिएक्शन के अंदर, बायोमोलिकुलर रिएक्शन के अंदर रिएक्शन कितने स्टेप के अंदर कंप्लीट होती है। तो आप बोलोगे बायोमोलिकुलर रिएक्शन की जो रिएक्शन वो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है, लेकिन उसी सिंगल स्टेप के अंदर आपकी ट्रांजिशन स्टेट भी बनती है। अब जैसे जैसे रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी, ट्रांजिशन स्टेट जितनी जल्दी बन जाएगी, यहां से सुनिएगा रिएक्शन का रेट अब हम डिसाइड करेंगे बेटा, रिएक्शन फास्ट होगी क्या स्लो होगी। यानी रिएक्शन के रेट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि रिएक्शन का जो रेट होगा वो हाई होगा या लो होगा। यानी रिएक्शन आपकी फास्ट रिएक्शन कहलाएगी या स्लो रिएक्शन कहलाएगी। तो किसी भी रिएक्शन का फास्ट या स्लो होना किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा रिएक्शन की ट्रांजिशन स्टेज के ऊपर। किस पे डिपेंड करेगा, रिएक्शन की ट्रांजिशन स्टेज के ऊपर, कि जो रिएक्शन जितनी जल्दी अपनी ट्रांजिशन स्टेज को क्रॉस कर जाएगी वो उतनी जल्दी रिएक्शन क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा बेटा, हाई हो जाएगा। यानी कि अब हमें बात करनी है कि किस प्रकार का अल्काइल हैलाइड HN2 मैकेनिज्म को फास्ट शो करेगा और कौन सा स्लो रेट में शो करेगा। यानी कि हम बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स द HN2 मैकेनिज्म। बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स टुवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म, टुवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म के अंदर अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी के बारे में बात करेंगे बेटा। बेटा अपने पास तीन प्रकार के अल्काइल हैलाइड है। एक तो बेटा अपना प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जिसको मैंने इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया है, जो कि आपका प्राइमरी। एक मेरे पास सेकेंडरी, और मैंने इसको लिख दिया CH3 CH3, यहां पे मैंने H रख दिया भाई, यहां पे हो गया आपका X हो गया, मान लो सेकेंडरी हो गया। एक मेरे पास मान लो टर्सरी हो गया, यहां पे मैंने टर्सरी का एग्जांपल लिख दिया CH3 और यहां पे क्या होगा आपका X। और यहां पर एक आपका न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव। अब ध्यान से सुनिएगा, अब ये OH नेगेटिव क्या करेगा, जो कार्बन जिस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है या उसको बेटा जो हेलोजनेटेड कार्बन है, उस हेलोजनेटेड कार्बन के ऊपर आपका हाइड्रोक्सिल आयन क्या करेगा, अटैक करेगा। अब ये आपका हेलोजनेटेड कार्बन है जिसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, इस मॉलिक्यूल में हेलोजनेटेड कार्बन जिस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, इस मॉलिक्यूल में ये कार्बन है जिसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है। अब बात करते हैं OH के अटैक की। अब ध्यान से सुनिए बेटा, मैं पहले टर्सरी से एग्जांपल उठाना स्टार्ट करता हूं। बेटा आपको सबको पता है कि ये जो अल्काइल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है, ये अल्काइल ग्रुप किसके नाम से जाने जाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के नाम से जाने जाते हैं। किसके नाम से जाने जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के कारण ये जाने जाते हैं बेटा। अब जैसे ही आपका हाइड्रोक्सिल आयन इन कार्बन पर, इस कार्बन पर आकर क्या करेगा, अटैक करेगा, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बैठे हैं, तो इवन यहाँ तक कि हैलोजन, तो ये चारों ग्रुप आने वाले न्यूक्लियोफाइल को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसको बोलते हैं स्प्लिट हाइड्रेंस इफेक्ट। आने वाले ग्रुप को मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट ग्रुप अगर रिपेल करता है तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, इस फिनोमेना को बोलते हैं स्प्लिट हाइड्रेंस इफेक्ट बोलते हैं। तो बेटा जब आपका OH नेगेटिव इस कार्बन पर अटैक करेगा, तो यहाँ पर बैठने वाले ग्रुप आने वाले कार्बन को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो रिपेल करेंगे तो जो आपका OH नेगेटिव है वो इस कार्बन पर आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा, तो आसानी से ट्रांजिशन स्टेट भी नहीं आएगी। और जब तक ट्रांजिशन स्टेट
एसिडिटी नहीं आएगी तब तक आपकी रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। तो इसका मतलब साफ हो गया कि टर्सरी अल्काइल हैलाइड के अंदर जो आपका टर्सरी अल्काइल हैलाइड है, इस टर्सरी अल्काइल हैलाइड के अंदर हाइड्रेंस इफेक्ट ज्यादा होने के कारण, हाइड्रेंस इफेक्ट ज्यादा होने के कारण रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। यहाँ पर दो बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पर कितने बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है, दो बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसके मुकाबले में यानी कि टर्सरी अल्काइल हैलाइड के मुकाबले में स्टैंडिंग अल्काइल हैलाइड में जो रिपल्शन होगी, जो स्ट्रिक्ट हाइड्रेंस इफेक्ट होगा वो क्या होगा, कम होगा। यहाँ पर रिएक्शन टर्सरी की बजाय जल्दी हो जाएगी, जबकि प्राइमरी के अंदर कोई भी बल्कि ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो कोई बल्कि ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका OH होगा वो आसानी से अटैक कर जाएगा, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसका मतलब रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं the reactivity of alkyl halide towards the SN2 mechanism is depend upon the strict hindrance effect। SN2 mechanism में अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, क्या स्ट्रिक्ट हाइड्रेंस इफेक्ट पे डिपेंड करती है। इन टर्सरी अल्काइल हैलाइड देयर इज 3 बल्कि ग्रुप इज प्रेजेंट एज अ रिजल्ट मोर विद द स्ट्रिक्ट हाइड्रेंस इफेक्ट। बेटा टर्सरी अल्काइल हैलाइड में आपके 3 बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण स्ट्रिक्ट हाइड्रेंस इफेक्ट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जब स्ट्रिक्ट हाइड्रेंस इफेक्ट मैक्सिमम होगा तो यहाँ पर रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। सेकेंडरी में और कम हो जाएगा स्ट्रिक्ट हाइड्रेंस इफेक्ट, प्राइमरी में बहुत कम होगा। तो रिएक्टिविटी का पैटर्न क्या होगा कि आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा किसकी बजाय, सेकेंडरी की बजाय, और सेकेंडरी ज्यादा होगा किसकी बजाय, टर्सरी की बजाय। ये था बेटा आपका SN2 मैकेनिज्म। इस SN2 मैकेनिज्म के अंदर काफी और क्वेश्चन आपकी रिएक्टिविटी पैटर्न से पूछे जा सकते हैं, आपके IIT एग्जाम के अंदर भी और आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर भी। वो आपको अल्काइल हैलाइड लिख कर देखो, आपसे पूछेगा कि ये बताइएगा कि किस अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी SN2 मैकेनिज्म में सबसे ज्यादा होगी। तो आपको सिलेक्ट करना होगा कि आपका प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी। अगर आपका टर्सरी अल्काइल हैलाइड है तो उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी, सेकेंडरी की ज्यादा होगी, तो प्राइमरी की क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो इस प्रकार से हमें क्या क्या SN2 मैकेनिज्म। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे यूनिमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म यानी कि SN1 मैकेनिज्म को लेकर। थैंक यू।